नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। के पाठक लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। के पाठक ने लंबी छुट्टी के लिए आवेदन दे दिया है। के पाठक ने 3 जून से लेकर 30 जून तक छुट्टी का आवेदन दिया है और सूत्र ये बताते हैं कि आज दोपहर के पाठक दिल्ली रवाना हो जाएंगे। के पाठक की छुट्टी को शिक्षकों की छुट्टी से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्र ये भी कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार के पाठक से नाराज हैं। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक भी आज रिटायर हो रहे हैं। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के पाठक के बेहद करीबी माने जाते हैं। के पाठक ने कन्हैया के सेवा विस्तार की मांग की हुई थी, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब के पाठक के लंबी छुट्टी पर जाने से सवाल उठ रहा है कि क्या के पाठक फिर शिक्षा विभाग में लौटेंगे या सरकार विभाग से उनकी छुट्टी करेगी। ये बड़ा सवाल इस वक्त है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं के पाठक, जिसमें उन्होंने आवेदन दे दिया है। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, एक बार फिर से के पाठक जब भी नाराज होते हैं या जिसकी इच्छा वो रखते हैं और उसके विपरीत अगर कोई फैसला लिया जाता है, उसके बाद वो छुट्टी पर चले जाते हैं। एक बार फिर से छुट्टी का आवेदन, क्या इसी से जोड़कर हम इसे देखें? देखिए, अभी जिस प्रकार से भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप जारी था, ऐसे में सरकार जो है पूरी तरह से गंभीर थी और सीएम नीतीश कुमार ने खुद ही आदेश दिया था कि तमाम जो स्कूल हैं यानी शैक्षणिक संस्थान हैं उसे तुरंत बंद करने की कार्रवाई करें। लेकिन के पाठक ने उस आदेश को भी संशोधित कर दिया। उसके बाद जो है शिक्षकों को स्कूल में ड्यूटी लगा दी। इसके बाद राजनीति तेज हुई, काफी इस पर घमासान मचा। अब जो खबर आई है सूत्रों के हवाले से के पाठक आज ही जो है दिल्ली रवाना हो रहे हैं। उन्होंने लिव पिटीशन जो है एप्लीकेशन सरकार को दे दिया है, जिसमें 3 जून से लेकर 30 जून तक के पाठक ने छुट्टी के लिए आवेदन दे दिया है। यानी लंबा समय ये नहीं रहेंगे शिक्षा विभाग में। और कुल मिलाकर ये कहें कि सचिवालय में, शिक्षा विभाग में पूरी तरह से हलचल तेज हो गई है। के पाठक ने अधिकारियों को साफ कह दिया है कि आज से मैं नहीं रहूंगा। और जिस प्रकार से उनका मिजाज है, जब भी के पाठक छुट्टी पर जाते हैं माना जाता है कि वो नाराज होकर जाते हैं। खबर ये भी है कि सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें फटकार लगाई है। सीएम नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं, क्योंकि इससे पहले जब भी मौखिक रूप से उन्होंने आदेश दिया था सत्र के दौरान भी, के पाठक उस आदेश को नहीं माने थे और स्कूली टाइमिंग का ही मुद्दा होता है। इस बार भी स्कूल बंद करने और टाइमिंग का ही मुद्दा है। सीएम के आदेश को के पाठक ने हूबहू नहीं लेकिन अब ये देखना होगा रजनीश के क्या के पाठक जो छुट्टी के लिए आवेदन दे चुके हैं, आज ही ये बताया जा रहा है, सूत्र ये कहते हैं कि वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो जब वो वापसी उनकी होती है या नहीं होती है, इसी विभाग में वापसी होती है या नहीं होती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और शिक्षकों के स्कूल जाने पर डिप्टी सीएम ने सवाल उठाए हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी ये किस तरीके का फैसला ले रहे हैं। बिना नाम लिए के पाठक पर उन्होंने हमला किया है। अगर पदाधिकारी अव्यवहारिक कार्य करेंगे, सरकार व्यवहारिक कार्य करने के लिए निर्देश उन्हें देगी। शिक्षकों और बच्चों को सरकार को देखना होगा, यह सरकार की जिम्मेदारी भी है। शिक्षक और बच्चों की जिंदगी बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस प्राथमिकता में कोई बाधक न बने, इसे देखेगी तो सरकार देखेगी। कोई पदाधिकारी अव्यवहारिक काम करेंगे तो सरकार उनको व्यवहारिक कार्य के लिए निर्देशित करेगा, क्योंकि ये गर्मी के मौसम में बच्चे हों या शिक्षक हों, सभी हमारे राज्य के नागरिक हैं। हमारी जिम्मेवारी है कि उनकी सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनका शैक्षणिक वातावरण सब दुरुस्त रहते हुए हमारी जिंदगी बचाना पहली प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता में कोई बाधक न बने, ये सरकार निश्चित तौर पर देखेगी। तो ऐसे में देखिए, अब के पाठक के इस फैसले के बाद नाराजगी जो है वो सरकार के अंदर से भी उखड़कर सामने आ रही है। भीषण गर्मी में सियासी पारा इस वक्त हाई है। जेडीयू ने गर्मी के बहाने आरजेडी पर निशाना साधा है। और आपको बताते चलें, जेडीयू ने 15 साल के लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल में गर्मी से जिंदगियां जो है वो बेहाल हुआ जाया करती थी। और गर्मी से कैसे जिंदगी बेहाल है, गर्मी में भी खुशहाल जिंदगी की बात। नीतीश कुमार का राज स्वर्ण काल, और ये जिक्र किया जा रहा है पोस्टर के जरिए।
पति पत्नी के शासनकाल में क्या होता था, जिंदगियां कैसे होती थी, गर्मी से बेहाल जिंदगी हुआ करती थी, लोग गर्मी, चिलचिलाती धूप और वैसी परिस्थितियों में जीने के लिए विवश थे। लेकिन नीतीश कुमार के शासनकाल में देखिए क्या बदला, गर्मी में भी खुशहाल जिंदगी है, लोग जो हैं वो आरामपूर्ण जीवन जी सकते हैं। ये जो तस्वीर है, तस्वीरों के जरिए वाली सियासत जो है हर बार की तरह इस बार भी नजर आती है, पोस्टर के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए भी, जिसमें दिखाया गया है कि लालू राबड़ी के शासनकाल में गर्मी में जिंदगी कैसी होती थी और नीतीश कुमार की सरकार में लोग जो हैं खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विकास परक निश्चय, हर घर बिजली, जिनको है लालटेन से प्यार वो कर रहे बिजली से इनकार। वैसे लोग जिनको लालटेन से प्यार है, जरा घर का बिजली का कनेक्शन इस भयंकर तपिश में कटवा लीजिए, तब आपको एहसास होगा, आपके परिजन ही आपको एहसास करा देंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी का निश्चय और निश्चय के रूप में वही मत के रूप में स्थानांतरित हो रहा है कि हर घर बिजली तपिश में उपलब्ध। तो नीरज कुमार के बयान पर सियासत सुलग गई है। आरजेडी ने जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार पर जोरदार पलटवार किया। आरजेडी ने कहा कि बिहार में बिजली सबसे महंगी मिल रही है, कांग्रेस की सरकार में घर घर बिजली पहुंचाने का काम शुरू किया गया था। अपनी मुंह बड़ाई करने वाले जनता दल यू के नेता सच और सच्चाई से लोगों को अवगत कराएं और बताने का कार्य करें कि जो मनमोहन सिंह की सरकार के समय राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना शुरू की गई थी और हर घर बिजली पहुंचाने की जो योजना थी, उसको आप सरजमीन पर उतारने में असमर्थ रहे और बिजली सबसे महंगी बिहार को उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन डबल इंजन की सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। तो लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ध्यान लगाने के लिए कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 45 घंटे का ध्यान शुरू हो चुका है। वो इस वक्त ध्यान में लीन है और दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। ध्यान साधना के दौरान प्रधानमंत्री कड़े नियमों का पालन करने वाले हैं और पीएम मोदी 45 घंटे के दौरान सिर्फ लिक्विड आहार पर ही होंगे। बताया यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी नारियल पानी का सेवन करेंगे, अंगूर के जूस लेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान मौन व्रत का पालन करेंगे, वहीं वो ध्यान से बाहर नहीं आएंगे। वहीं पीएम मोदी के ध्यान से विपक्ष जो है वो जरूर परेशान नजर आता है। विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर हमले कर रहा है। प्रधानमंत्री को जाना था तो मीडिया पर पाबंदी लगानी चाहिए थी, लेकिन मेरी इत्तला है कि बाकायदा वहाँ पे मीडिया के लिए अलहदा से जगह तय की गई है, वहाँ पर मीडिया मौजूद रहेगा। क्या मीडिया की मौजूदगी में मेडिटेशन हो सकता है? दुनिया का कोई भी आदमी किसी की मौजूदगी में मेडिटेट नहीं कर सकता। ये तो अकेले में किया जाता है, तन्हाई में किया जाता है। आपके सामने सैकड़ों मीडिया के लोग खड़े हैं, आप कैसे मेडिटेट करेंगे? ये संभव ही नहीं है। ये भी एक प्रचार का तरीका। हमने विजुअल्स देखे, मतलब 8-10 कैमरा तो मिनिमम लेके गए होंगे। हम हाथ जोड़ के कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता, लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। मैं तो अब लेकिन ये मानता हूँ बीते 10-12 वर्षों में उनको देखते हुए कि कुछ बहुत ही जरूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी है और कैमरा के अधीन है। ये कौन सा ध्यान है? ये ध्यान के नाम पर परमात्मा के साथ भी मैं समझता हूं कि एक तरह से खेल खेल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान पर सियासी संग्राम जारी है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने विपक्ष पर इसे लेकर जोरदार और जमकर प्रहार किया है। विजय सिन्हा ने कहा कि विपक्ष को आसुरी प्रवृत्ति का देखा जाता है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जो लोग सावन में मटन खाते हैं और नवरात्रि में मछली, वैसे लोग सनातन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पीएम मोदी के ध्यान से असुर प्रवृत्ति के लोगों को बेचैनी हो रही है। ये वो लोग हैं जो सावन में मटन भी खाते हैं और नवरात्रा पर
मछली खाते हैं। पिताजी इतनी अकूत संपत्ति, जनता की गाड़ी कमाई लूट करके चार्टर विमान पर बर्थडे मनाने का और केक खाने का इनको उस संस्कृति में भेज दिए हैं। और उस धरती पर अगर जो देश के प्रधानमंत्री ध्यान करने गए हैं तो इन असुर प्रवृत्ति के लोगों को बेचैनी कैसे हो रही है? ये बेचैनी तो असुर प्रवृत्ति के लोगों को होता है। जब जब संत महात्मा तप करता था, जब जब ध्यान करता था, जब जनहित के लिए वो ईश्वर का स्वरूप का दर्शन करता था तो असुर व्याकुल होते थे, विघ्न बाधा डालते थे। तो ये असुर प्रवृत्ति के लोगों की बेचैनी स्पष्ट झलक रही है। पीएम मोदी की साधना पर विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। शहनवाज हुसैन ने विपक्ष को इसे लेकर करारा जवाब दिया। शहनवाज हुसैन ने कहा कि पीएम मोदी ने लंबा चुनाव अभियान किया है, चुनावी अभियान के बाद वो आध्यात्म से जुड़ते हैं। विपक्ष के लोगों को बवाल मचाने की जरूरत नहीं है। क्या पीएम हर काम विपक्ष से पूछकर करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लंबा कैंपेन किया है और हर बार कैंपेन के बाद वो आध्यात्म से जुड़ते हैं, ध्यान से जुड़ते हैं और वो ध्यान कर रहे हैं। 45 घंटे का उनका ध्यान है और जिस पर विपक्ष के लोगों को बवेला मचाने की जरूरत नहीं है। इस पर भी एतराज हो रहा है। ये ताज्जुब का विषय है कि विपक्ष के पास अपनी कमियां ढूंढने के अलावा कोई काम और भी होना चाहिए ना। कुछ कमियां ढूंढिए, कहां गलती रह गई, आखिर क्यों हार रहे हैं, क्यों मोदी जी 400 के पार जा रहे हैं, इस पर उनको विचार विमर्श करना चाहिए। तो 2024 लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म होने के बाद तमाम नेता राहत महसूस कर रहे हैं। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पिछले 1-1.5 महीने से लगातार प्रचार में लगे हुए थे। तेजस्वी ने 250 चुनावी जनसभाएं की। तेजस्वी को बैक पेन हो गया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। जानकारी के मुताबिक प्रचार खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव आराम कर रहे हैं। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक दवाइयां ले रहे हैं। तेजस्वी यादव कल मतदान करने के लिए सिर्फ बाहर निकलेंगे। कल का दिन होगा जब वो एक बार फिर से आपको बाहर नजर आएंगे और उसके बाद घर पर ही वो आराम करने वाले हैं। राबड़ी आवाज से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। 2024 लोकसभा चुनाव का प्रचार पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। शोर शराबा जो है वो बंद हो चुका है। वैसे में तमाम नेता जो कल सुबह से लेकर शाम तक दिनचर्या रहती थी, दौड़ते थे, भागते थे, प्रचार करते थे, अब अपने अपने घर लौट गए हैं और सब लोग अपने अपने तरीके से आराम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अभी 10 सर्कुलर रोड पे राबड़ी आवास पे हूँ, जहाँ पे तेजस्वी यादव जो हैं वो मौजूद हैं और पिछले पूरे 1 से 1.5 महीने के बीच में लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से तेजस्वी ने प्रचार किया है, धुआंधार प्रचार किया है, 200 से ज्यादा सभाएं की है और उसके बाद कल जब प्रचार खत्म हुआ है तो अपने घर में आराम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्रचार के दौरान पिछले कई दिनों से बैक पेन है, बढ़िया से वो चल नहीं पा रहे थे। व्हील चेयर पर गाड़ी से उतरकर वो हेलीकॉप्टर में बैठते थे और बैठकर ही सभाएं करते थे। अब जब प्रचार खत्म हो गया है तो थोड़ी आराम की जरूरत महसूस हुई है और डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह भी लगातार दे रहे थे। वैसे में कल के बाद ये मौका मिला है कि थोड़ी आराम जो है वो मिल पा रही है और यहाँ पे जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक तेजस्वी यादव जो है कल रात शाम जब प्रचार से लौटे हैं उसके बाद पूरा आराम कर रहे हैं। कल जब तक यहाँ पे अपना मत नहीं देना है तब तक कहीं बाहर नहीं निकलेंगे, अपने आवास पर आराम करेंगे। कल जब मतदान होगा तो वो मतदान करने के लिए जाएंगे और उसके बाद 4 तारीख का इंतज़ार होगा और तब तक डॉक्टरों ने सलाह दी है कि घर में बैठें और अच्छे से आराम करें। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद तमाम नेता जो हैं अब इस वक्त आराम करते हुए नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की बात करें तो प्रचार खत्म होने के बाद पूजा पाठ में वो लग गए हैं। विजय सिन्हा का कहना है कि पूजा में बड़ी शक्ति है। 4 जून के नतीजे को लेकर उन्होंने कहा कि एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर नया इतिहास रचेंगे।
तो आज महाअष्टमी का दिन है और महाअष्टमी के दिन में हम लोग तो विशेष पूजा करते हैं आदि शक्ति जगत जननी माता का। और ये पूजा, ये शक्ति ही तो भारत को शक्ति देगा। 4 तारीख को फिर एक वैसे जो कहिए कि तपस्वी, एक जोगी, सचमुच में कर्म जोगी फिर देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कोई शक्ति नहीं रोक पाएगा। तो वहीं सांसद चिराग पासवान पूरे परिवार के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। चिराग पासवान ने अयोध्या में भगवान राम के दर्शन किए। चिराग पासवान के साथ एलजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी मौजूद थे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पूरे परिवार के साथ देखिए चिराग पासवान जो हैं वो अयोध्या पहुंचे। रामलला के दरबार में जाकर प्रभु श्री राम से आशीर्वाद लिया। और आरजेडी ने राजभवन पर हैकर्स रखने का गंभीर आरोप लगाया। आरजेडी के आईटी सेल इंचार्ज ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर राजभवन पर एक बड़ा आरोप लगाया। राजभवन में ईवीएम हैकर्स को ठहराने की बात कही गई थी। बिहार में 7वें चरण का चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर राजभवन को जोड़ते हुए निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता के प्रति आम जनता के मन में संदेह डालने को लेकर एक पोस्ट किया जाता है। और ये देख लीजिए, इस वक्त ये चर्चा है कि 2 संदिग्ध व्यक्ति जिनका नाम पी कश्यप और डॉक्टर एम के भाई है, ये दोनों व्यक्ति राजभवन में ठहरे हुए हैं। अब देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री ही यहाँ के गृह मंत्री है। अब ऐसे में नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए कि आखिर राजभवन में ये हो क्या रहा है। इस पोस्ट के जरिए केंद्र और राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई है। और जरा इस पोस्ट को एक बार फिर से देखिए, क्या कहा जा रहा है कि क्या ये कोई आईएएस है या कोई विभाग का अधिकारी है। इसका जवाब मुख्यमंत्री दें या चुनाव आयोग देगा, ये सवाल भी उठाया गया है कि भाई इसको लेकर जवाब कोई आधिकारिक तौर पर देगा या नहीं देगा, देगा तो कौन देगा। और ऐसे में सूचना ये भी है कि ये दोनों व्यक्ति ईवीएम मशीनों की हैकिंग का विशेषज्ञ हैं और इसीलिए हैकिंग का आरोप भी लगाया जा रहा है। 1 जून को पटना के नजदीक पाटलिपुत्र और फिर पटना साहिब लोकसभा में वोटिंग होनी है। ऐसे में कैसे कोई संदिग्ध व्यक्ति राजभवन में ठहर सकता है, ये भी सवाल उठाए गए कि आखिर भाई ऐसी परिस्थिति में जब वोटिंग होने वाली है उससे पहले कोई संदिग्ध व्यक्ति राजभवन में कैसे रुक सकता है, इसे लेकर सवाल उठाया गया है। राजभवन पर हैकर्स रखने के गंभीर आरोपों के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। एक तरफ जहां एसआईटी गठित कर जांच शुरू की गई है, वहीं बीजेपी और जेडीयू ने इसे गंभीर बताते हुए आरजेडी की हताशा इसे करार दिया है। तो कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर ही सवाल खड़े किए हैं। राष्ट्रीय जनता दल का ये बयान कि गवर्नर हाउस में ईवीएम हैकर्स रुके हुए हैं शुद्ध रूप से उनकी हताशा और निराशा को दिखाता है। वैसे भी संविधान में कभी तो इन लोगों का विश्वास रहा नहीं और तभी ये कारण है कि ये लोग संवैधानिक पद और संवैधानिक संस्था पे ऐसे घृणित आरोप लगा रहे हैं। एफआईआर हो गई है, प्रशासन को इस एफआईआर को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। राजद से जुड़े लोगों को इस बात का पूरा आभास और एहसास है कि इस चुनाव में भी उनकी बुरी हार होनी है। एक भी सीट नसीब नहीं होगी, तो उससे पहले इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। राजभवन पर टीका टिप्पणी की जा रही है, इस तरह के गंभीर और संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे मुद्दे बेहद संवेदनशील होते हैं। ईवीएम की जब बात आती है तो ईवीएम पे सवाल उठते हैं। कई बार सवाल देश में उठ चुका है। कितनी बार कांग्रेस पार्टी और बाकी दलों ने चुनाव आयोग से मिलकर इसकी जानकारी दी है और ये भी कहा है कि बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराएं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बनती है कि निष्पक्ष हो के एक साफ सुथरा चुनाव हो। और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां मुंगेर लोकसभा सीट पर पुनर्मतदान की याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आरजेडी उम्मीदवार अनीता देवी की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। अनीता देवी ने 45 बूथ पर पुनर्मतदान की मांग की थी। मतदान में धांधली और बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी उम्मीदवार से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। सुनवाई से इनकार के बाद अनीता देवी अपनी याचिका वापस ले चुकी हैं।
तो लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में पटना में 1 जून को वोटिंग होनी है और ऐसे में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए डीएम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए डीएम ने लगभग 300 ई रिक्शा को फ्लैग दिखाया और यहां पर रवाना किया गया, जो पूरे शहरी इलाके में अलग अलग वार्ड में जाकर लोगों को मतदान को लेकर जागरूक करने वाली है। मौके से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है न्यूज़ 18 संवाददाता वनीता मिश्रा। राजधानी पटना में वोटिंग होगी और उसके मद्देनजर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से लगभग 300 ई रिक्शा को झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ये तमाम ई रिक्शा शहरी क्षेत्रों में जाकर प्रचार प्रसार करेंगे ताकि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। जो भी वोटर मतदान केंद्र तक जाना चाहे इस ई रिक्शा पर बैठकर जा सकते हैं। कुछ जिलाधिकारी ने फ्लैग ऑफ किया है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है और पटनावासी हमको लगता है कि 1 जून के डिस्पाइट ये जो हीट वेव चल रहा है अच्छा मतदान करेंगे। ये आप देख रहे हैं ये वाहन जो है बेसिकली प्रचार वाहन भी है और मतदाताओं के लिए जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन्स है या ऐसे व्यक्ति जो नहीं जा पा रहे किसी कारण बूथ पे, तो उनको ले जाने का भी काम करेंगे। कोशिश यही है और उसी के मद्देनजर जो ई रिक्शा है उसे राजधानी पटना से रवाना किया गया है। तमाम शहरी वार्ड जहां पर ये ई रिक्शा जाएंगे लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि पटना का मतदान प्रतिशत बढ़ाना है और यही वजह है कि जिला प्रशासन की तरफ से इस बार कई अलग और अनोखी पहल शुरू की गई है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल यहां रुकने एक छोटे से अंतराल के लिए फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।